और प्राइम नून की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हिमाचल के कांगड़ा से मिल रही है। एयरपोर्ट में रात को भी अब जहाज उतर पाएंगे। बीती रात को जहाज की सफल लैंडिंग की गई है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से एयरफोर्स का जहाज आया था। जहाज ने सुरक्षित लैंडिंग की और टेक ऑफ किया। इससे पहले हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई थी। दलाई लामा के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये मॉक ड्रिल भी हुआ। मॉक ड्रिल के तहत नाइट लैंडिंग की गई। सफल ऑपरेशन के बाद सेवाएं शुरू की जाएंगी। कांगड़ा के एयरपोर्ट विस्तारीकरण का भी काम जारी है। 1373 मीटर से बढ़कर 3110 मीटर तक हवाई पट्टी होगी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कांगड़ा बनने जा रहा है। विस्तारीकरण के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फ्लाइट्स भी लैंड कर पाएंगी। ये हिमाचल वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर अब रात में भी विमानों की सुविधा जनता को मुहैया कराई जाएगी। उसका एक सफल ट्रायल भी हुआ। रात में फ्लाइट को टेक ऑफ और उसकी लैंडिंग का प्रशिक्षण किया गया, जो सफलतापूर्वक हुआ। और अब इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जब कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय विमान भी कांगड़ा लैंड कर सकेंगे और यहीं से टेक ऑफ भी करेंगे। रात के समय में यह प्रशिक्षण हुआ है, जो काफी सफल रहा है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम भी जारी है। सीएम सुखू भी इसको लेकर आश्वासन दे चुके हैं और हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं विचित्र कांगड़ा से। विचित्र, इससे पहले भी ये कहा जा चुका है कि कांगड़ा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके विस्तारीकरण का भी काम चल रहा है और अब जिस तरीके से रात में भी फ्लाइट्स की सुविधा यहां पर जनता को मुहैया कराने की कोशिशें की जा रही है, उसी के मद्देनजर ये सफल परीक्षण यहां पर हुआ है कि रात में फ्लाइट की सफल लैंडिंग हुई है। विचित्र जैस्मिन, बिल्कुल, अगर इसको देखें, अगर हम लोग पूरे प्रदेश के लिहाज से, कांगड़ा के लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी सौगात हम कह सकते हैं। सौगात के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में इस तरह से नाइट यानी रात्रि में कोई भी किसी भी एयरपोर्ट पर जो है वो इस तरह से बड़ा जहाज जो है वो नहीं उतरा है। और ये जो ट्रायल किया गया है ये एयरफोर्स की ओर से किया गया है। इंडियन एयरपोर्ट जो कि गाजियाबाद में है, वहां से एक फ्लाइट जो है वो रात को अंधेरे में आती है। लोग उस वक्त जो बहुत अचानक से हैरान हो जाते हैं कि अचानक से जहाज ऊपर से, और वो भी बिल्कुल नजदीक से, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसे में जो है बहुत से लोग घर की छतों के ऊपर से आ गए थे। तो जब ये रात के वक्त अंधेरे में जो है फ्लाइट जो है वो लैंड की गई और उसके तुरंत बाद जो है कुछ आधे घंटे के करीब ये फ्लाइट वहां पर रही और उसके बाद फिर से उड़ गई। तो उसके बाद जब कुछ लोगों ने वहां के जो डायरेक्टर हैं वहां धीरेन्द्र सिंह, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये एक ट्रायल किया गया था, जो कि एयरफोर्स की ओर से ट्रायल था और ये ट्रायल जो है वो सफल रहा है। हालांकि कहा यह जाता है कि नाइट विजन यहाँ पर नहीं है। जो इक्विपमेंट्स, मुख्यतः जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें कि उसके तहत ये एविएशन काम करती हैं, जिस तरह से फ्लाइट जो वो रात के अंधेरे में जो है उतर पाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है इस एयरपोर्ट पट्टी पर, इस हवाई पट्टी पर। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर इस हवाई पट्टी पर सफल लैंडिंग हुई है। तो भविष्य के लिए बहुत चीजें जो है वो निकल कर ये सामने आ रही है कि भविष्य में और फ्लाइट जो है वो इस तरह से आ सकती है। खासतौर पर इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि दलाई लामा यहाँ पर रहते हैं और दलाई लामा के लिए ही पहले एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतारा गया था। वो मॉक ड्रिल थी महज, और उस मॉक ड्रिल के बाद अगर कोई यहाँ पर बड़ी इस तरह से कोई घटना है तो यही है कि पहली बार एयरफोर्स ने यहाँ पर जो है अपना जहाज उतारा है। हाँ, दूसरी बात यह है जैस्मिन कि क्योंकि इस बार जो बजट हुआ है उस बजट में भी 2000 करोड़ रुपए की यहाँ प्रस्तावना रखी गई है। बजट प्रस्तावित किया गया है कि 2000 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस हवाई पट्टी का विस्तारीकरण होना है। इसके लिए बाकायदा जो है लगातार यहाँ पर एविएशन के लिए टीमें आ रही हैं। डीजीसीए की ओर से टीमें यहाँ पर आकर जो है वो दौरा करके गई हैं। देखा है कि यहाँ पर इस एयरपोर्ट को जल्द से जल्द कैसे इसका विस्तारीकरण किया जा सके, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो 1373 मीटर के करीब ही ये हवाई पट्टी है। लेकिन अगर जिस तरह से विस्तारीकरण की बात की जा रही है वो है 3110 मीटर 3110 मीटर, बिल्कुल 3110 मीटर की है, यानी सीधे 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी हो जाएगी। तो इसमें जो है फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी जो फ्लाइट होंगी वो उतर पाएंगी। तो हिमाचल प्रदेश की लिहाज से बहुत बड़ी सौगात हो जाएगी अगर ये काम सिरे चढ़ता है तो। और यहाँ पर अगर नाइट रीजन में नाइट लैंडिंग अगर फ्लाइट की होती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात हो जाएगी।
बिल्कुल विचित्र। कुल मिलाकर अगर इसकी कंप्लीट पिक्चर को समझा जाए तो जिस तरीके से नाइट में यहाँ पर सफल परीक्षण हुआ और ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में रात में भी फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड यहाँ पर करेंगी कांगड़ा एयरपोर्ट में, इससे कहीं ना कहीं रोजगार के साधन भी लोगों को खुलेंगे और कांगड़ा को क्योंकि पर्यटन के मानचित्र पर एक बड़ी राजधानी स्थापित करने का सपना जो सीएम सुक्खू लेकर चल रहे हैं, उस लिहाज से भी एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। विचित्र। निश्चित तौर पर जैस्मिन एक बात तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं, कांगड़ा कश्मीर के बाद कश्मीर में जब भी डिस्टर्बेंसेस हुई हैं उसके बाद अगर कोई पर्यटन के क्षेत्र में अगर कहीं पर उभार हुआ है या पर्यटन के क्षेत्र के आयाम अगर कहीं पर ढूंढे गए हैं, देखे गए हैं या बढ़े हैं तो वो कांगड़ा ही है। क्योंकि कांगड़ा की धौलाधार कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई बड़ी रेंज नहीं है जो स्नो कवर रहती है और जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो ये धौलाधार सिर्फ धर्मशाला में दिखती है जो कि लोगों को अपनी ओर सहज आकर्षित करती है। और यहाँ पर और कई तरह बौद्धिस्ट सर्किट यहाँ पर है, खुद बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा यहाँ पर रहते हैं जिनके करोड़ों जो अनुयायी हैं वो देश और दुनिया भर में रहते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर शक्तिपीठ बड़े शक्तिपीठ यहाँ पर है, कई टेम्पल यहाँ पर, प्राचीन टेम्पल यहाँ पर हैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। इसीलिए सुक्खू सरकार ने या मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद जो है सुखविंदर सुक्खू ने यहाँ पर इस कांगड़ा को जो है वो पर्यटन की राजधानी के तौर पर उभारने की बात कही है। दूसरा ये है कि अगर ये एयरपोर्ट बन जाता है, कनेक्टिविटी मेन रहती है, अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सही हो जाती है, 4 लेन के साथ अगर कनेक्ट हो जाता है कांगड़ा, तो निश्चित तौर पर जो है ये अपने आप में आने वाले समय में बहुत बड़े यहाँ पर पर्यटन कारोबार को भी बल मिलेगा। इसके अलावा रोजगार की संभावनाएं बहुत होंगी। IT पार्क यहाँ पर प्रस्तावित है वो भी बनेगा, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को 4 चांद लगाने की दिशा में अगर कोई शहर काम करेगा तो वो बिल्कुल विचित्र। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और आगे आने वाले समय में अगर इस तरीके से सकारात्मक कदम उठते रहे तो बहुत जल्द विश्व स्तर पर हिमाचल प्रदेश की एक पर्यटन नगरी के तौर पर पहचान होना संभव है। विचित्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे जहां के बडगाम में जांच एजेंसी NIA ने छापेमार कार्रवाई एक बार फिर की है। एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में यह कार्रवाई की है। टीम ने जेल में बंद खुर्रम परवेज के दफ्तर पर छापा मारा है और दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। कुछ कैलेंडर भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार भविष्य की गतिविधियों की प्लानिंग के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है और NIA एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। टेरर फंडिंग के मामले में खुर्रम परवेज की प्रॉपर्टी पर छापा पड़ा है। कई अहम दस्तावेज, कुछ डिजिटल उपकरण यहां से बरामद हुए हैं। आज सुबह यह कार्रवाई हुई। टेरर फंडिंग मामले में यह कार्रवाई की गई है। खास बात यह है कि कुछ कैलेंडर भी जब्त हुए हैं और सूत्रों की माने तो जिसके अनुसार भविष्य की गतिविधियों की प्लानिंग के दस्तावेज यहां पर जब्त किए गए हैं। में NIA की लगातार जो छापामार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। दुंदुसा बडगाम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर खुर्रम परवेज जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है उनके दफ्तर पर अभी NIA की टीम छापा मार रही है। ये आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो इमारत है सामने, यहाँ पर NIA की टीम छापा मार रही है। ये जो ये बिल्डिंग है ये खुर्रम परवेज का ऑफिस बताया जा रहा है और यहाँ पर NIA की टीम अंदर गई है और यहाँ पर जो उनसे वाबस्ता, खुर्रम परवेज से वाबस्ता या उनके दफ्तर से वाबस्ता जो भी दस्तावेज हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और जो मालूम हुआ है अभी तक यहां से NIA की टीम ने कुछ अहम दस्तावेजात जो है उनको फिलहाल अपनी तहवील में लिया है, उनको सीज किया है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देखिए, NIA की टीम की गाड़ियों के साथ साथ पुलिस यहां पर मौजूद है और जो ये एक अहम बात इसमें ये है कि रोड बिल्कुल खुला है, लोग आराम से चल रहे हैं। लगातार हम आपको बताएं टेरर फंडिंग मामले में खुर्रम परवेज पहले से ही जेल में है और उसी केस के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिस तरह से सरकार की पॉलिसी है, सिक्योरिटी एजेंसीज की पॉलिसी है कि टेरर फंडिंग मामले में या टेरर एक्टिविटीज में वो 0 टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर चुकी है और उसी के तहत मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और आज यहाँ पर दुंदुसा बडगाम में भी इसी तरह की ये कार्रवाई अंजाम में लाई जा रही है। फिर से हमको बता दें, खुर्रम परवेज जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, पहले से ही टेरर फंडिंग मामले में वो जेल में है। वो एक फिलिपीन बेस्ड एक NGO के साथ काम कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने ये दफ्तर खोला था। फिर से मैं कोशिश करूंगा साथी से हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये दुंदुसा बडगाम में
ये तस्वीरें है, ये उन्होंने अपना ऑफिस यहाँ पर खोला था। यहाँ पर एनआईए की टीम अंदर गई है। हालांकि ये जो ये इमारत है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर ये जो ये बिल्डिंग है उन्हें अपने ऑफिस के लिए बनाई थी। एक इमारत इसकी मुकम्मल है और यहाँ पर एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर जो अहम दस्तावेजात है उनको उनकी जांच पड़ताल कर रही है, उनको चेक कर रही है। और मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के साथ साथ एनआईए की टीम मौजूद है और सुबह से ही यहाँ पर ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल ये रेड जारी है और अंदर से क्या कुछ बाहर निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए नंदूसा बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और G20 से जुड़ी हुई अहम खबर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात एक बेहद महत्वपूर्ण खबर की, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। बादल को मोहाली स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार रात 8 बजे के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। चंडीगढ़ में अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। बठिंडा में प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार किया जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर 26 और 27 अप्रैल को 2 दिनों का राजकीय शोक भी रखा गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ रहेगा और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा है। चंडीगढ़ में अंतिम दर्शन के लिए प्रकाश सिंह बादल को रखा गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। बठिंडा में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। सोमवार शाम को उन्हें पंजाब के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में वो भर्ती थे, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी और मंगलवार देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनका हालचाल जान चुके हैं और पूरे राजनीतिक जगत में एक शोक की लहर इस वक्त दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें अंतिम विदाई देने चंडीगढ़ अब से कुछ ही देर बाद पहुंच रहे हैं। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेहद प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व रखने वाले प्रकाश सिंह बादल पंजाब की राजनीति में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। पंजाब की राजनीति में एक अहम स्थान वो रखते थे और इसी के साथ कहा जा सकता है कि पंजाब के राजनीतिक सफर में आज के बाद एक बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा, जहां इतने वरिष्ठ नेता के बिना अब पंजाब का राजनीतिक सफर आगे बढ़ेगा। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करें तो गुरचरण सिंह तोहरा के साथ साथ प्रकाश सिंह बादल, ये 2 नाम ऐसे हैं जो अकाली नेताओं के तौर पर जिनकी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान रही है। 95 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल ने अंतिम सांस ली। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें पंजाब के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वो आईसीयू में थे और डॉक्टरों का ये मानना था कि अगर उनकी सेहत में सुधार होता है तो हो सकता है उन्हें प्राइवेट वार्ड में भी शिफ्ट किया जाए, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और मंगलवार देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। आज चंडीगढ़ में शोक सभा रखी गई है। उनके अंतिम दर्शन के लिए
कई बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। वहीं भटिंडा में पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार किया जाना है। 1927 में अबुल खुराना गांव में पैदा हुए प्रकाश सिंह बादल ने 1947 में राजनीति में पहला कदम रखा। 1957 में अपना पहला चुनाव जीता। 5 बार वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और पंजाब के राजनीतिक सफर में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। एक प्रसिद्ध राजनीतिक शख्सियत के तौर पर उनकी हमेशा से पहचान रही है। कई विपक्षी दल आज भी उनका सम्मान करते हैं, उनके तजुर्बे को सलाम करते हैं। वो सांसद भी रहे हैं, केंद्र में नेता भी रहे हैं और 1957 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता था। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता के तौर पर उनकी पहचान थी और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग उमड़ रहे हैं। उनके परिजन और राजनीतिक जगत से भी कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। इससे पहले आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी हासिल कर चुके हैं। मंगलवार देर शाम उन्होंने चंडीगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आगे बढ़ेंगे खबरों में और जम्मू की खबर का रुख करेंगे, जहां G20 की समीक्षा बैठक हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रोग्राम में शिरकत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करने का अवसर ऐसे समय में आया है जब भारत विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। बैठकों में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए कई नीतियां बनाई गई। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि जो डिजिटल सोसाइटी विकसित हो रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या वो इंक्लूसिव है, समावेशी है, सर्वस्पर्शी है? क्या हम भविष्य उन्मुख इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित कर पाए हैं और क्या हम बिजनेस सेक्टर में संस्थागत प्रबंध और व्यवस्थाएं विकसित कर पाए हैं जो अन्य देशों के साथ परस्पर लाभकारी आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद कर सके? ऐसे तमाम सवाल हैं जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समानता, परस्पर लाभ एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। और जब मैं आपसे इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं तो मेरे मन में 17 अप्रैल के अखबार की एक तस्वीर चल रही है, जिसमें कर्नाटक में एक नारियल कोकोनट सेलर अपने मोपेड पर नारियल बेच रहा है और मोपेड के हैंडल पर डिजिटल पेमेंट के लिए QR कोड लटका के रखा है। ये एक नए भारत की उभरती तस्वीर है जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया के माध्यम से समावेशी विकास एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुमुखी ढांचा पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट यूजर्स की आबादी भारत में। पिछले वर्ष भारत का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन 46.8 बिलियन ये रिकॉर्ड रहा है
और दूसरे नंबर पर जो देश था चीन, उससे ठीक हम दोगुने। आगे बढ़ेंगे। G20 समिट के तहत लद्दाख आज से Y20 प्री समिट की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम लेह में आयोजित किया गया है। इसमें 30 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शरीक हैं। ये बैठक 28 अप्रैल तक चलेगी। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों सहित विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी कराया जाएगा। तो तस्वीरें लद्दाख से सामने आई हैं, जहां G20 समिट के अंतर्गत Y20 प्री समिट की यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां 30 देशों के 100 के आसपास प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और धार्मिक, सांस्कृतिक और विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी यहां पर इन प्रतिनिधियों को कराया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं होनी है। 28 अप्रैल तक ये खास बैठक चलने वाली है। और इसी बीच पालमपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां के बोदा गांव में सत्याग्रह शुरू किया है। शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं ने यह सत्याग्रह शुरू किया है। बीते 5 दिनों से ठेके के सामने ये सत्याग्रह जारी है। ठेके के बाहर महिलाएं डटी हुई हैं और भजन कीर्तन कर रही हैं। ठेके को गांव से बाहर निकालने की महिलाएं अपील कर रही हैं। मांग ना मानी जाने पर, माफ कीजिए, भूख हड़ताल की चेतावनी इन महिलाओं ने दी है। गांव में ठेका खुलने से नशे में युवा डूब रहे हैं और बढ़ती महंगाई में घर चलाने वाले खर्च में कटौती करना इन महिलाओं को मजबूरन उन्हें कटौती करनी पड़ रही है। महिलाओं के सामने घर चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चे स्कूली फीस, किताबें, वर्दी और जरूरी सामान के लिए मोहताज हो रहे हैं। घर के मुखिया गांव में खुले शराब ठेके में अपनी गाढ़ी कमाई कमा रहे हैं और इसी शिकायत को लेकर पालमपुर के एक गांव के ठेके के बाहर इन महिलाओं ने भजन कीर्तन कर सत्याग्रह शुरू किया है। बीते 5 दिनों से यह सत्याग्रह जारी है और इन महिलाओं का यह कहना है कि घर के मुखिया अपनी गाढ़ी कमाई शराब में लुटा रहे हैं, जिसके चलते मूलभूत सुविधाओं में महिलाओं को कटौती करनी पड़ रही है। अपनी जरूरत की चीजें वो नहीं खरीद पाती, बच्चों की किताबें नहीं खरीद पाती, घर का राशन पानी वो नहीं खरीद पाती, क्योंकि जो घर की कमाई है वो आधी से ज्यादा शराब में लुटाई जा रही है। ठेका बंद करवाने का विरोध ही है। किस तरह का विरोध है? शांतिपूर्वक। क्या आश्वासन क्या मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला हमें। बस जो कोई आता बोलता है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 11 बजे तक बताया था आज, और कोई किसी ने कुछ नहीं किया। आज भी आए और बोला कि कोर्ट के अंडर होगा, ऐसे होगा, बस आश्वासन दे के चले जा रहे हैं। बस यही कि ठेका हमें शिफ्ट करवाना है दूसरी जगह। कहाँ कोई लोकेशन दी आपने इनको या कुछ ऐसा? लोकेशन यही कि जहाँ था वहीं पे शिफ्ट कर दो इसको, यही लोकेशन है हमारी। हाँ और जी। अगर फिर भी ठेका अगर यही खुलता है फिर क्या आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? हम ऐसे बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी शिमला से एक बड़ी खबर आपको देंगे। किसानों को सुक्खू सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है। खरीफ फसलों के बीजों की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। सब्सिडी बीजों की मात्रा में भी कटौती की गई है। किसानों को सीमित मात्रा में ही अब सब्सिडी वाले बीज मुहैया हो पाएंगे। मक्की हाइब्रिड का बीज पूर्व में 60 रुपए प्रति किलो मिलता था, लेकिन इस बार 75 रुपए वो मिल रहा है। मक्की की अन्य किस्म 49 के बजाय अब 58 रुपए, बाजरा 52 के बजाय अब 64 रुपए, चरी 35 के बजाय 44 रुपए, धान का बीज 105 के बजाय 120 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अब मिल रहा है, जिसको लेकर किसान निराश है। और एक बड़ा झटका किसानों को यहां पर बढ़ती बीजों की कीमतों के जरिए लगा है। सुक्खू सरकार ने 15 रुपए तक बीजों की कीमतों में इजाफा किया है। इसके अलावा सब्सिडी रेट पर जो बीज मिलते थे उसमें भी कटौती की गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर।
शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली। लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला। ये 3 हमले तो महज मान की भर हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है, यूक्रेन के सेंट्रल कमांड यूनिट को उड़ा देने का दावा। वो भी कोई ऐसी वैसी कमांड यूनिट नहीं। रूस का दावा है कि उसके हमलों से बखमूद सेंट्रल कमांड यूनिट धुआं धुआं हो गई है। रूस की तरफ से ये हमले उस वक्त किए गए जब यूक्रेन के राष्ट्र। नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों का। बड़गाम में एनआईए का छापा, एनजीओ के दफ्तर पर छापा। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई, खुर्रम परवेज के दफ्तर पर एनआईए ने मारा छापा। जेल में बंद है खुर्रम परवेज, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन, उन्होंने 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का निधन, शोक की लहर। केंद्र सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वो भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे और एक उल्लेखनीय राजनेता थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिए। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। उनके निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित नेता खो दिया है, जो हमेशा जमीनी स्तर से जुड़े रहे और दलितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपने पिता के साथ सरदार प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के सबसे बड़े नेता और स्वतंत्र भारत के महान नेताओं में से एक थे। मेरे दादा और पिता दोनों का उनके साथ बहुत गहरा संबंध था। उनका जाना वास्तव में एक युग का अंत है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर कविंदर गुप्ता ने भी ट्वीट कर भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी। कविंदर गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि 11 बार विधायक एवं 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के देहांत पर दुख हुआ। पंजाब की राजनीति में एक बड़ा कद था उनका। सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा करालागुंड इलाके में किया भांडाफोड़। पुलिस ने एक दंपत्ति समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 47,800 रुपए भी बरामद। लेह में Y20 प्री समिट आज से 30 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। सभी तैयारियां पूरी।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का काम करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को पूरा करें। ऑपरेशन कावेरी के तहत पोर्ट सुडान से 135 भारतीयों का तीसरा जत्था विमान से जेद्दा पहुंचा। जेद्दा पहुंचते ही सभी लोगों के लिए भारत की आगे की यात्रा जल्द शुरू होगी। मानहानि मामले में राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती। राजस्थान के भरतपुर में लगातार जारी रहेगा सैनी समाज का आंदोलन। अब मृतक मोहन सिंह के परिवार के लिए 3 मांगों को लेकर होगा धरना। मुआवजा, नौकरी और शहीद का दर्जा देने की मांग। महंगाई राहत कैंप के दूसरे दिन सीएम गहलोत ने किया निरीक्षण। लाभार्थियों से की बातचीत, बोले देश भर में हो रही है प्रदेश की योजनाओं की चर्चा। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बोले उपद्रवियों के साथ है सरकार की शय। मालपुरा, भीलवाड़ा और जोधपुर की घटनाओं का किया जिक्र। अजमेर और दौसा में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली से भरी हुंकार। दौसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। बैरिकेडिंग पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किनारेबाजी। दौसा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम हुआ, जिसे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद जसौकर मीणा और सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित बीजेपी नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में क्राइम के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। राजस्थान पुलिस की जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई। 3000 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा। जयपुर में शादी समारोह के बीच मेहमान बनकर जेवर, नकदी और कीमती सामान चुराने वाले गैंग सक्रिय हैं। ये गैंग नाबालिग बच्चों को नए कपड़े पहनाकर मैरिज गार्डन में भेजते हैं, जो वहां के लोगों के बीच मेहमान बनकर घूमते रहते हैं। हालांकि उनकी नजर कीमती सामानों पर बनी रहती है। बीकानेर के पुगल क्षेत्र मेकिनर समाज के लोगों से मारपीट और उन्हें परेशान करने के विरोध में किन्नरों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपा। दोषी पर कार्रवाई की मांग की। टोंक के बरौनी थाना इलाके के खिड़गी गांव के रहने वाले हनीज बंजारा को मुर्गी चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित हनीज को घर बुलाकर पेट से बांधा और बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जयपुर में वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन संस्थान की ओर से आमेर महल पर हाथी राइड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें महल पर हाथियों की राइड को पशु क्रूरता का हिस्सा बताया। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता और गुड्डू की तलाश तेज। कई ठिकानों पर पुलिस की दबिश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिली गुड्डू की लोकेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस का अतीक अहमद के गैंग IS 227 पर बड़ा पर्दाफाश। जारी की गैंग से जुड़े 121 सदस्यों की और 58 सहयोगियों की लिस्ट। कर्नाटक में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे सीएम शिवराज। आज 3 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा। बीजेपी के प्रचारक हैं मुख्यमंत्री। भारतीय संस्कृति ही सात्विक दर्शन कराएगी। भोपाल में आचार्य शंकर प्रकोत्सव एकात्म पर्व कार्यक्रम में बोले शिवराज। कहा गांव नगर में धर्माचार्यों को निकलना होगा। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। फसल क्षतिपूर्ति की बढ़ाई गई राशि। लाइनमैन को मिलेगा 1000 जोखिम भत्ता। ग्वालियर अस्पताल के लिए 972 पद मंजूर। खेत में ने नियम तोड़ने पर कार्रवाई के दिए। प्रदूषण और आग के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला।
कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं हो सकी राजनीतिक नियुक्तियां, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा आदेश, चुनाव कराने के दिए निर्देश। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल, नियमितीकरण, ईपीएफ, स्वास्थ्य बीमा की मांग, टीकाकरण समेत कई कामकाज प्रभावित। ग्वालियर में पति पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, भोपाल में भी एलएनसीटी कॉलेज के छात्र ने हॉस्टल में किया सुसाइड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। किसानों को सरकार ने दिया जोर का झटका, खरीफ फसलों के बीज की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ाई, सब्सिडी बीजों की मात्रा में भी की कमी। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रचार में उतरेंगे कैबिनेट मंत्री और विधायक, मशोबरा ढली और न्यू शिमला में अनिरुद्ध सिंह संभालेंगे मोर्चा, शांति विहार ढली और लोअर ढली में प्रचार करेंगे रोहित ठाकुर। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सीएम सुक्खू ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में किए 14 बड़े वादे, सीएम सुक्खू ने कहा घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने बोला हमला, बीजेपी महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने इसे बताया छलावा, तो रणधीर शर्मा बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता नहीं करेगी भरोसा। भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था का बयान, कहा कई वादे पूरा करना भाजपा के बस में नहीं, केवल गुमराह करने वाला घोषणा पत्र। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों की सरकार अभियान के पोस्टर का किया विमोचन, 12 जून को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बाल सत्र, सीएम ने कहा दुनिया देखेगी बच्चों की प्रतिभा। हिमाचल में लगातार मिल रहे हैं कोरोना के मरीज, आज कोरोना के 263 मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 1270। पालमपुर के बोदा गांव में शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं का सत्याग्रह, पिछले 5 दिनों से ठेके के बाहर डटी हैं महिलाएं, कर रही हैं भजन कीर्तन। बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, थाने पर हमला कर साथियों को छुड़ाने वाले 50 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य वन माफिया अभी भी फरार। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 26 आईएएस अधिकारियों को तबादला, 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए, बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार को मिली बलौदाबाजार की कमान, विजय दयाराम बने बस्तर कलेक्टर। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को 68 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, कमल विहार अब कहलाएगा कौशल्या विहार। बीजेपी ने की एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने ली दुर्ग संभाग की बैठक, 7 जिलों के पदाधिकारी रहे मौजूद, कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हुआ बड़ा हादसा, मेटल छलकने से 4 मजदूर झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बलरामपुर में लाल आतंक पर शिकंजा, 3 भरमार बंदूक और आईईडी के साथ 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई बड़ी घटनाओं में थे शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार के नाम एक और उपलब्धि, छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग को मिला अवार्ड, पीएम आवास योजना शहरी को लेकर अवार्ड, केंद्र सरकार ने बेहतर काम के लिए दिया अवार्ड। कोरबा में झाड़ फूंक के चक्कर में गई सर्पदंश पीड़ित युवक की जान, अस्पताल के बदले ओझा गुणी से कराया था इलाज, अस्पताल में देर से पहुंचने पर युवक की मौत। गुन्नौर से कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी के वीडियो पर बवाल, डांस के दौरान महिला से अश्लील हरकत करते आए नजर, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं ट्रोल। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ।
एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली। लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरत नाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरत नाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगम के समापन समारोह को किया संबोधित। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम से जुड़े। ये प्रोग्राम पिछले 10 दिनों से गुजरात के सोमनाथ में चल रहा है। शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी की तलाश में लगी उत्तर प्रदेश पुलिस की 10 टीमें। किसी भी वक्त पुलिस की गिरफ्त में होंगे दोनों। मोबाइल से दूरी बनाकर बुर्के वाली महिला टोली को शाइस्ता ने बनाया सुरक्षा कवच। प्रयागराज शूटआउट से एक दिन पहले असद और शाइस्ता ने शूटरों के साथ की थी मारपीट। अतीक के घर के हेल्पर राकेश ने पूछताछ में किया पर्दाफाश। उमेश पाल के मर्डर को ऑपरेशन जानू दिया था नाम। दिल्ली में फिर कंझावला जैसी वारदात। शख्स को 300 मीटर तक घसीटता ले गया कार सवार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने दमन और द्वीप की राजधानी सिलवासा में किया 13 किलोमीटर लंबा रोड शो। 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कृष्ण में उम्र की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई से आईएएस एसोसिएशन नाराज। बिहार सरकार से कहा फैसला लें वापस। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में नाबालिग लड़की की मौत के मामले में उग्र प्रदर्शन। लोगों ने पुलिस स्टेशन में लगाई आग। हंगामे में 32 पुलिसकर्मी जख्मी। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी है। सबसे पहले सूडान से 121 भारतीयों को लेकर वायुसेना का C-130 विमान सऊदी अरब के जेद्दा में लैंड हुआ। सीएम गहलोत आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे। नेखा के जसरासर में महंगाई राहत शिविर का करेंगे अवलोकन। किसान महासम्मेलन में सभा को करेंगे संबोधित। टोंक में बीजेपी का हल्ला बोल। आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी करेगी महाघेराव। गांधी पार्क में बीजेपी की जनसभा। भरतपुर में सैनी समाज का आंदोलन जारी। अब मृतक मोहन सिंह के परिवार के लिए 3 मांगों को लेकर धरना जारी। मुआवजा, नौकरी और शहीद का दर्जा देने की मांग। भीलवाड़ा में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंत्री रामलाल जाट ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में रहने का मतलब हर चीज का विरोध करना नहीं है। विपक्ष को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में एक युवक ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। वहीं पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार कंपनी संचालक को बताया। झालावाड़ जिले के भालता थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 850 ग्राम स्मैक एवं 100 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए मानी जा रही है।
सीकर के फतेहपुर में बुजुर्ग महिला से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक आरोपी को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। दौसा के नांगल राजावतान थाना इलाके के रानीवास गांव में कुएं में गिरने से एक बालिका घायल हो गई, जिसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद बालिका को मृत घोषित कर दिया। जयपुर के चंदवाजी में मकान में बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिले हैं। हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। कोचिंग नगरी में चोरों ने एक मकान से सोने चांदी के जेवरात, एक्टिवा सहित मकान की रजिस्ट्री भी चोरी कर ली। वारदात न्यू आकाशवाणी कॉलोनी में हुई। करौली में 2 ट्राले में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक ट्रोला चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल चालक को केबिन काटकर बाहर निकाला गया। घायल को करौली हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हादसा करौली नेशनल हाईवे 23 बरखेड़ा पुल के पास हुआ। राजसमंद नगर परिषद की ओर से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को साल 2017 में किया गया भुगतान विवादों में आ गया है। दस्तावेजों के अनुसार भुगतान पहले किया गया और कार्य बाद में हुआ। टोंक जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 55 शक्ति नगर में पिछले 15 साल से पानी की समस्या है। यहां जलदाय विभाग ने पानी के कनेक्शन कर मीटर भी लगा दिए, लेकिन नलों से पानी नहीं आ रहा। पीने के पानी की समस्या से लेकर लोग परेशान हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या भी बताई गई। टोंक जिला मुख्यालय पर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। कल शाम की शिफ्ट से कार्य बहिष्कार करने के साथ आज से संपूर्ण कार्य बंद रहेगा। अब ऐसे में सफाई व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी नगर परिषद और जिला प्रशासन की होगी। कोटा के केवल नगर इलाके के एक मकान में कोबरा आने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरे को रेस्क्यू किया। कोटा में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 182 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व सांसद आनंद मोहन सहित 27 कैदियों की जेल से रिहाई के नीतीश सरकार के फैसले को बीजेपी ने असंवैधानिक करार दिया। सुशील मोदी ने कैदियों की रिहाई को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया। बक्सर मुंडेश्वरी माता स्थान पर बनेगा रोपवे, तो सुल्तानगंज से डुमरिया तक बनेगा पुल। केंद्रीय वन पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दी जानकारी। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और आज इसी सिलसिले में चंडीगढ़ में शोक सभा रखी गई है। उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धा सुमन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ राजनीतिक जगत में एक शोक की लहर भी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, अपना दुख व्यक्त किया था। इसके अलावा कई राजनेताओं ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर ट्वीट के जरिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं और आज ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक सभा में पहुंचे हुए हैं। भटिंडा में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार किया जाना है, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां कई अहम चेहरे उनके अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पहुंच रहे हैं।
ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट के जरिए ये पहले ही कह चुके हैं कि राजनीतिक जगत में प्रकाश सिंह बादल जैसे राजनीतिक शख्सियत का जाना एक अपूर्णीय क्षति के समान है और उन्हीं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नम आंखों से पूर्व मुख्यमंत्री को विदाई दी जा रही है और भटिंडा, क्योंकि उनका पैतृक गांव है जहां के अबुल खुराना में 1927 में उन्होंने जन्म लिया था, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये शोक सभा का आयोजन यहां पर किया गया है जहां कई राजनीतिक चेहरे, उनके परिजन, उनके चाहने वाले सब यहां पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल दमे के मरीज थे और सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी लंबे समय से। इससे पहले उन्हें मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। फिर 18 अप्रैल को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उसके बाद यह माना जा रहा था कि अगर उनकी हालत में सुधार होता है तो उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और मंगलवार शाम 8 बजे उन्होंने 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 1947 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, जिसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और 5 बार वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। राजनीतिक जगत में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता के तौर पर भी उनकी पहचान थी। प्रकाश सिंह बादल के अंतिम सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 95 साल के थे प्रकाश सिंह बादल और चंडीगढ़ में उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनके परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और इस शोक सभा में कुछ देर वो बैठे और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल अपनी उम्र के लिहाज से भारत के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद भी रहे। राजनीतिक जगत में उनका कद बहुत ऊंचा था। पंजाब की राजनीति में खासतौर पर अगर हम कहें तो उन्होंने कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। शिरोमणि अकाली दल का कहा जा सकता है कि एक स्तंभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंडीगढ़ उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। 2 तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किया, प्रणाम किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और दूसरी तस्वीर उनके परिजनों के बीच बैठे, उनका दुख बांटा, शोक संतप्त परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की। और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ में प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां उनके परिजनों के साथ साथ कई राजनीतिक जगत से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने। और इसके बाद कल भटिंडा में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। प्रकाश सिंह बादल कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। दमे की समस्या से वो जूझ रहे थे, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। मोहाली के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद उनकी हालत सुधरती नजर नहीं आई। आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया और 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके अंतिम सफर में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। 1927 में प्रकाश सिंह बादल का जन्म हुआ था
और कल भटिंडा में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले ये 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता 5 बार से पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती थे और मंगलवार देर शाम 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके साथ ही पंजाब के राजनीति में एक शोक की लहर दौड़ गई। पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका राजनीतिक व्यक्तित्व हमेशा से याद किया जाएगा और हमेशा से ही उनका व्यक्तित्व ऐसा था और बहुत पोलाइट, बहुत सरल स्वभाव के प्रकाश सिंह बादल अब इस दुनिया में नहीं रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके अंतिम सफर में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धा सुमन यहां पर अर्पित की, अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दी। इससे पहले ट्वीट के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त कर चुके हैं। इसी के साथ कई राजनेताओं ने भी ट्वीट के जरिए शोक व्यक्त किया है, जहां उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो चंडीगढ़ से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अंतिम दर्शनों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चंडीगढ़ पहुंचे। प्रकाश सिंह बादल को उन्होंने यहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता के तौर पर प्रकाश सिंह बादल की पहचान हमेशा से रही है। 1947 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे थे, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे, जहां पर श्रद्धा सुमन और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रधानमंत्री अब वापस लौट चुके हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ।